नमस्कार मित्रों। तो कई बार सूचनाओं की जब एक भीड़ होती है तो हम कई बार बड़े महत्वपूर्ण जो शख्स हैं कई बार उनको भूलने भी लगते हैं। स्वाभाविक है, कहाँ तक याद रखेंगे। आफ्टर ऑल दुनिया में हमें भी रोटी रोज़ी के लिए और भी तो काम करने हैं। सिर्फ ये थोड़ा ही है कि हम पुरानी शख्सियतों को याद रखें। लेकिन मित्रों, कभी कभार ऐसी शख्सियतों को याद नहीं करेंगे तो उसके बाद हमारी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो काम करने की शक्ति है, वो कुंद पड़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब कुंज जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है मित्रों, वो सिर्फ इन्हीं बातों से पैदा होती है जब हम एनर्जिक शख्सियतों को, शक्ति की प्रतीक शख्सियतों को याद करते हैं। और शक्ति सिर्फ तोप तलवार से नहीं होती, शक्ति बुद्धि की भी होती है, मन की भी होती है। और ऐसे ही मन और बुद्धि की जो शक्ति है उससे भरपूर एक शख्स, एक शायर उर्दू का, उसके बारे में एक प्रकार से हम आपस में कुछ जानकारियाँ बांट लेते हैं। बहुत देर हो गई उनका जिक्र आए, और वो शख्स, वो शायर थे कंवर महिंदर सिंह बेदी। कुछ लोग उनको कुंवर महिंदर सिंह बेदी, और शहर का तखल्लुस उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ था, तो उनको याद जो लोग करते हैं वो कुंवर महिंदर सिंह बेदी शहर के नाम से याद किया जाता है। और ये मित्रों, इनका जन्म 1909 में हुआ था। और ये पंजाब इस वक्त जो पाक पंजाब है, पाक पंजाब में एक ज़िला है, ज़िला साहिवाल। बाबा फरीद साहब की दरगाह भी इसी ज़िले में, साहिवाल में ही पाकपटन नामक एक नगर में, शहर में बाकायदा वहाँ पर मौजूद है आज भी। और हज़ारों की तादाद में, संख्या में लोग वहाँ पर ज़ियारत के लिए उस दरगाह पे भी जाते हैं। तो कुंवर महिंदर सिंह बेदी और उनका परिवार इसी क्षेत्र से सामने आया था। और ये जब भारत पाक विभाजन हुआ तो मुझे पूरी तरह याद है, क्योंकि मेरा भी जन्म स्थल जो है वो उसी ज़िले में था, पाकपटन में जुड़ा हुआ था। तो उस क्षेत्र में इनके परिवार की बड़ी धाक थी। सारी की सारी, सारा ज़िला, वर्तमान साहिवाल, तत्कालीन मिंट गुमरी, वो इसमें बेदी साहब के वंश के साथ उसकी जो पहचान है वो जुड़ गई थी। और उनके जो विशेष रूप से जो कुछ ऐसे भी उस वक्त के शायर थे जिनके संपर्क में आकर ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे शायरी की बाकायदा दिशा में। शायरी के जो क्षेत्र है उसमें इनका नाम भी धीरे धीरे चमकने लगा था, क्योंकि ये अपनी बावजूद, अपनी ज़मींदारा हैसियत और सामंती रहन सहन के बावजूद, ये लोग शायरी के बारे में कभी भी अपने उस्तादों के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं किया करते थे। उन्हें सम्मान हमेशा देने की एक आदत थी। और कुंवर साहब भी जिन शायरों के संपर्क में रहे उनमें इकबाल साहब भी थे, मोहम्मद इकबाल थे, तब फैज़ अहमद फराज, ये सारे के सारे उसी काल के हैं जिस काल का ये परिवार था। अब कुंवर साहब जो है, ये इनकी भी रचनाएं जो हैं, इनका जो काव्य संग्रह है वो बाकायदा एक तूलुए सहर के नाम से भी उनका 1962 में छपा था। और उनकी जो उनको जो यादें हैं, उनकी जो स्मृतियां हैं, उनको भी उन्होंने स्वयं ही एक पुस्तक का रूप दिया था जिसका नाम था यादों का जश्न। और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल इसे माना जाता है कि ये आत्मकथात्मक एक संकलन इसका जिक्र होता है। और उनकी कविता जो है वो जश्न पर ही आधारित सदा रहती थी। और जिस शहर से मेरा अपना ताल्लुक़ है, फ़ाज़िल का अबोहर, मैं वहीं का बाशिंदा रहा हूँ बरसों तक, दशकों तक। क्योंकि हम लोग विभाजन के समय पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान और तत्कालीन पूर्वी पंजाब, वहाँ से जब इधर आए थे तो उसके बाद हम इस क्षेत्र में ही आकर बसे थे, फ़ाज़िल का अबोहर में। और बेदी साहब का परिवार भी इत्तफ़ाक़न संयोगवश उसी क्षेत्र में ही बस गया था। और उसके बाद फ़ाज़िलका में ये नियम बन गया था कि वहाँ के एमआर कॉलेज में, जहाँ पढ़ाने का मुझे भी अवसर मिला, तो एमआर कॉलेज फ़ाज़िलका में हर साल एक मुशायरा, उर्दू का बड़ा स्तरीय मुशायरा, जिसमें दोनों देशों के शायर भाग लेते थे, ये बाकायदा
ये परंपरा, इसकी ट्रेडिशन, इसकी एक प्रकार से इसका ख्वाब जो बुना था वो बेदी साहब ने बुना, और बेदी साहब ही इन बरसों तक उस मुशायरे MR कॉलेज के सालाना उर्दू मुशायरे, भारत पाक मुशायरे, उसकी अध्यक्षता भी कुछ देर तक करते थे, और बाद में अध्यक्ष के साथ साथ खुद ही वो उसका मंच संचालन जो है, निज़ामत भी खुद ही कर लिया करते थे। और ये परंपरा, उनका कहना था कि ये परंपरा भी है कि जो निज़ामत करता है वही शायरों को दावत भी देता है, कि वहाँ पर जो भी शायर आए हैं उनको दावत सुखन अर्थात नज़म या गज़ल पढ़ने की एक प्रकार से दावत बड़े प्यार के साथ, बड़े अदब के साथ, उनकी शायरी के उल्लेख के साथ देने की एक परंपरा भी रही है। तो उसी परंपरा का निर्वहन बेदी साहब भी करते थे। बहरहाल मित्रों, मैं ज़्यादा इस बारे में चर्चा ना करूं, मैं उनकी एक दो बड़ी जो प्यार मोहब्बत वाली जो गज़लें हैं उनका भी ज़िक्र आपसे बांट लूं। उनकी एक ख़ासियत ये भी थी कि जब मंच से वो संचालन करते थे मुशायरों का, तो हर मुशायरे में गंभीरता को एक हास्य का पुट देना और एक हल्का फुल्का अंदाज में कुछ ना कुछ उसमें तनकीद कर देना, आलोचना का एक नया पुट अनूठा दे देना, ये भी उनकी खासियत बेदी साहब की रही है। बाद में कालांतर में हरियाणा सरकार ने उनकी स्मृति में एक पुरस्कार भी घोषित किया था, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर पुरस्कार, और ये हर साल कई सालों तक ये उर्दू शायरों को दिया जाता रहा। और मित्रों, मैं ये भी बता दूं आपको कि बेदी साहब भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे, IAS थे, और संगरूर व अन्य एक दो ज़िलों में बाकायदा वो डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त के पद पर नियुक्त भी रहे थे। उस पद पर नियुक्त रहते हुए जहां उन्होंने अपने प्रशासनिक दायित्वों का बड़ी साफगोई के साथ और बड़ी प्रखरता के साथ निर्वाह किया, वहाँ साथ साथ शायरी जो है उसको भी बाकायदा अपने साथ जोड़े रखा। मैं एक आध उनकी जो नज़्म या गज़ल है वो मैं आपके साथ बांट लेता हूं, क्योंकि उनका ज़्यादा जो है लंबा, इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा लंबा ज़िक्र एक प्रसारण में संभव नहीं होता। तो उनकी एक बड़ी चर्चित है कि आए हैं समझाने लोग, आए हैं समझाने लोग, अरे हैं कितने दीवाने लोग, आए हैं समझाने लोग, हैं कितने दीवाने लोग, वक्त पे काम नहीं आते, कि वक्त पे काम नहीं आते ये जाने पहचाने लोग, वक्त पे काम नहीं आते ये जाने पहचाने लोग, जैसे हम इनमें पीते लाए हैं पैमाने लोग, जैसे हम इनमें पीते हैं लाए हैं पैमाने लोग, अरे फरजानों से क्या बन आए, फरजानों से क्या बन आए, हम तो हैं दीवाने लोग, अब मुझको कुछ होश नहीं है, आए हैं समझाने लोग, अब मुझको कुछ होश नहीं है, आए हैं समझाने लोग। और मित्रों, इसी प्रकार से ये गज़ल भी काफ़ी लंबी है। जीना पहले उलझन था, जीना पहले से उलझन था, जीना पहले ही उलझन था, ये सही मैं इसका उच्चारण ये कर रहा हूँ कि जीवन जीना पहले ही उलझन था, और लगे उलझाने लोग, और इश्क और हुस्न मिले मिलके। मैं इस शेर को शायद पूरी तरह याद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बहरहाल मैं उसी को दोहरा लेता हूँ कि जीना पहले उलझन था और लगे उलझाने लोग। और इस प्रकार से इनकी एक और गज़ल थी, उसमें सिर्फ 2-3 मिसरे मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। वो बड़ी गज़ब की है कि जिस राख से बनता है, ये जो दीवाने होते हैं, जो पतंगों की बात का ये उसका उस तरफ इशारा था, इस राख से बनता है आशिक का दिले मुस्तर, इस राख से बनता है आशिक का दिले मुस्तर, बेकार नहीं जाती कुर्बानी परवाना, बेकार नहीं जाती कुर्बानी परवाना, तस्कीन समझ बैठे तुम दिल की खामोशी को, तस्कीन समझ बैठे तुम दिल की खामोशी को,
आवाज़ नहीं देता टूटा हुआ पैमाना, आवाज़ नहीं देता टूटा हुआ पैमाना। और गज़ल का जो आखिरी जो शेर है उसमें बेदी साहब, सहर साहब बाकायदा आपने उसी रंग में आ जाते हैं कि साकी तेरी महफ़िल में आना हो ना आना हो, कि साकी तेरी महफ़िल में आना हो ना आना हो, अरे भर दे मेरे सागर में मैं खाने का मैं खाना। तो ये अलग रंग में लिखने वाले बाकायदा कंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर अपने वक्त के सिर्फ़ एक उम्दा शायर ही नहीं थे, बल्कि शायरी को एक संरक्षण देने वाले और उसको आगे बढ़ाने वाले और शायरों को इज़्ज़त बाकायदा देने वाले शख्स के रूप में उनकी जो पहचान है वो आज भी कायम है। उसकी चर्चा आज भी होती है। वो स्वयं तो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनकी चर्चाएं जो हैं अब भी होती हैं। शुक्रिया।